गीता एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंटिन्यूशन सीरीज जो हमने एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट की हुई है। हम जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम फर्स्ट यूनिट अपनी कर चुके हैं। सेकंड यूनिट में है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ये तीनों स्टेट के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 उठा रखा है, जो है स्टेट ऑफ मैटर। तो इसकी एक वीडियो कल अपलोड की थी, एक वीडियो ये है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर में ही एक और पार्ट है, डेट वन इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो वो भी मैं कल एक वीडियो बना के डालूंगी सॉलिड स्टेट की। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो एग्ज़ाम तक हमें सारी यूनिट कंप्लीट करनी है। टोटल है हमारे पास 25 यूनिट। सो जो भी पीजीटी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फॉलो करें और एक बार ज़रूर देखें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड से। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर गैशियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सब अपनी अपनी रैंडम स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इनको एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और भी स्पीड अप हो जाती है। तो इन सब मॉलिक्यूल्स की क्या है, जो एनर्जी है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सेम एनर्जी ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि कोई स्लो मूव करता है, कोई फास्ट मूव करता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है स्पीड का एवरेज। म्यू क्या है, हमारे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवरेज ले लेंगे कि जितने ही मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 nth मॉलिक्यूल डिवाइड बाय n, तो ये हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद हमारे पास आए थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन करके साइंटिस्ट। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया था कुछ एक्सपेरिमेंट से, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पे। उस ग्राफ में इन्होंने क्या किया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड को चेक किया था विद डिफरेंट टेम्परेचर। तो क्या हमने क्या ऑब्जर्व किया इस ग्राफ से कि इस ग्राफ के अंदर बहुत कम स्पीड के, जैसे यहाँ से स्पीड स्टार्ट है, एक्स एक्सिस पे स्पीड है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो बहुत कम स्पीड के यहाँ और बहुत ज़्यादा स्पीड के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम है। अगर हम ऐसे देखें इस ग्राफ में, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम स्पीड के और बहुत ज़्यादा स्पीड के। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो और क्या है, जो सबसे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे हैं, और जो जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिस स्पीड पे, उस स्पीड को हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उन मॉलिक्यूल्स की इस स्पीड को हायर करने की। ठीक है, सो हम इसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद क्या है, सेकंड स्पीड क्या है हमारी, जो हमने यहाँ ले रखी है ये सेकंड स्पीड, दैट वन इज, मैं थोड़ा और आपको अपलोड करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट है हमारी ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कि मैक्सिमम जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो ये है। ठीक है, फिर है हमारे पास एवरेज स्पीड। ठीक है, कि जो एवरेज निकालेंगे हम सारे मॉलिक्यूल्स के स्पीड का, तो एवरेज स्पीड हमारी ये है। और थर्ड स्पीड है हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो ये कैसे आई है, कहाँ से आई है, ये भी बताते हैं। ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने, वो 2 टेम्परेचर के ऊपर किया था। एक टेम्परेचर ये था T1। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर, सेकंड जो कर्व है ये है T2 का। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर हायर है T1 के कंपैरिजन। ठीक है, अब T2 पे जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की तो हमारा प्लॉट आया इस तरह से। ठीक है, प्लॉट का क्या था, जो प्लॉट की ब्रॉडनेस थी सेकंड वाले की वो ज़्यादा थी, लेकिन जो स्पीड ऑफ पार्टिकल थे, देखो फर्स्ट वाले टेम्परेचर पे हमारी स्पीड ऑफ पार्टिकल यहाँ आ रही है ना स्पीड, सेकंड वाले की स्पीड क्या हो रही है, इधर की तरफ स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, तो सेकंड वाले में स्पीड इंक्रीज हुई है। तो इट मीन्स टेम्परेचर के इफेक्ट से जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर देंगे वैसे वैसे हमारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये थी। ठीक है, अब ये देखो, अच्छा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या थी, जो यहाँ पे है, जो हमने सबसे पहले बात की है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसने क्या बताया, द ग्राफ शो डेट द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने जो स्पीड पोजेस की हुई है उसको हमने बोला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, और ये क्या नेक्स्ट क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ब्रॉडनिंग हो रही है कर्व की। ठीक है, शो डेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग एट ए हायर स्पीड इंक्रीज। ठीक है, स्पीड क्या हो रही है उनकी, इंक्रीज हो रही है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि सिंपल सी बात है कि कोई मोटा इंसान है, उसे तुम कहो कि रनिंग करनी है, तो मोटा इंसान वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे भागेगा ना, और पतला इंसान है वो जीत जाएगा। तो ऐसे ही जो हैवियर पार्टिकल है ना, उनकी स्पीड क्या होगी, वो कम होगी, और लाइटर की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है, विद हैवियर मास हैव स्लोवर स्पीड देन लाइटर गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, हैवियर वालों के, तो इन्होंने एक मास के बेस पे कर्व प्लॉट किया था, जैसे नाइट्रोजन और क्लोरीन है, तो हमें पता है क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन की स्पीड क्या होगी, कम होगी।
ये है वो नेक्स्ट ग्राफ, ये ना, ये ग्राफ प्लॉट किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्पीड के बीच में। तो जो क्लोरीन की स्पीड है वो कम है कंपेयर टू नाइट्रोजन की स्पीड के बजाय, क्योंकि नाइट्रोजन लाइटर मॉलिक्यूल है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और क्लोरीन की कम होगी, ठीक है। सो ये था। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यू क्या है, सिंपल है, यू क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का हमने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है ना। अब जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे कि पहले तो इन सब का क्या करेंगे हम, रूट ले लेंगे, ठीक है। एक बार ये देखो, रूट लेंगे, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करके हर वेलोसिटी का और एवरेज ले लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे जब हम इसका, ऐसे इधर भी, तो ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला ये डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आर एम एस बोलते हैं, अदा आर एम एस, ठीक है। दिस स्पीड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब 3 स्पीड निकाली है उसने, कौन कौन सी, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो सबसे ज़्यादा पार्टिकल ने वो कर रखी है, एक एवरेज, ठीक है, जो एवरेज है, और एक है रूट, ये रूट मीन स्क्वायर। तो इनके फॉर्मूलेज होते हैं ना वो ये है, इसमें दे नहीं रखे, बट इनके फॉर्मूले एक बार आप देख सकते हो कि रूट मीन मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब √3 RT/m, ये है रूट मीन का फॉर्मूला। एवरेज का होता है √8 RT/πm, और मोस्ट प्रोबेबल का होता है √2 RT/m, ठीक है। तो अगर हम तीनों में कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा होती है, देखो RT/m, RT/m तो कॉमन है, ठीक है। तो जो हम इसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √3/8/π/√2, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा है, √3 की वैल्यू होगी, तो रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगा। फिर एवरेज वाला एवरेज में ही आता है मिडल में, और मोस्ट प्रोबेबल √2, ये, ठीक है। कैसे याद कैसे करोगे, देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब आर को हम ऐसे लिखते हैं ना, आर, तो मतलब ये हटा देंगे तो आर इस तरह से मतलब 3 की तरह ही बनता है लगभग। तो याद करने का तरीका है, तो हम उसको बोल देंगे 3 RT/m, ठीक है। एवरेज के केस में अब यहाँ 8, 3 की जगह 8 आ गया, अब 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें एवरेज निकालना है तो नीचे पाई लगा देंगे हम, सिंपल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल में तो ये हो जाएगा 2 की जगह √2 RT/m, ठीक है। तो अगर इनकी डायरेक्ट हम ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू ये आती है, ये इनकी वैल्यूज आती है। मोस्ट प्रोबेबल की आती है 1, एवरेज की आती है 1.1, और रूट मीन स्क्वायर की आती है 1.224, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ मतलब ये एक थ्योरी आई थी जिसने इनकी स्पीड के बारे में बताया था, आइडियल गैस कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इसने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या क्या पोस्टुलेट्स है, ये सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर ही मतलब अप्लाई होते हैं। तो ये पोस्टुलेट क्या थे कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ठीक है। जो गैसेस होते हैं ना उनके पास क्या बहुत सारे एक जैसे पार्टिकल हैं, ठीक है। तो जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम है ना मॉलिक्यूल का, इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस होंगे ना, गैसेस के पार्टिकल होंगे ऐसे, तो अगर हम इनका मतलब पूरे पार्टिकल को एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो इनका जो एवरेज वॉल्यूम है ना इनका, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू होल। अगर हम ये वाला केस कंसिडर करते हैं, इसके कंपैरिजन में ये इसका इकट्ठे का कम वॉल्यूम क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। ये इसके अजप्शंस थे, ठीक। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या नाम बोलते हैं इसको, डिस्पर्स होंगे पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, हमेशा इनका क्या होगा, कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होंगे, ठीक है। इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर तरह से मूव कर सकते हैं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे वो, ठीक है, और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे। कोलिजन ऑफ ए गैस आर परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जब कोलिजन होगा किसी भी पार्टिकल का तो वो क्या होगा, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई चीज़ की, जैसे कोई बॉल है, बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं, दीवार पे फेंकने के बाद वो वापस आके स्लो हो जाती है ना, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है। बट जो गैसेस के पार्टिकल का जो मोशन है, जो उनका कोलिजन है, वो क्या है, इलास्टिक होगा, मतलब उनकी स्पीड स्लो नहीं होगी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड, ठीक है, एंड हैंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने फर्स्ट उसमें बताया था कि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है सब पार्टिकल्स की, ठीक है। सो हम ओवरऑल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो कि आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक।
ये यहाँ दे रखा है, आइडियल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलाउ अस टू ड्राइव थियोरेटिकली ऑल द गैस लॉ स्टडी इन द प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अच्छा अब ये तो आइडियल गैस के ऊपर है, लेकिन जब हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस इन चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो रियल गैस क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी आइडियल के बिहेवियर से। ठीक है, आइडियल के तो जो पॉइंट्स उसने बताए थे वो बता दिया, आइडियल के हमें इक्वेशन भी पता है, PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, बट जो रियल गैस है ना वो इसको फॉलो नहीं करती। तो रियल गैस का बिहेवियर हमने कैसे स्टडी किया, तो जो बोल्स साइंटिस्ट था उसने क्या किया, जैसे उसने बताया था कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के। ठीक है, तो इसने क्या किया, गैसेस के लिए ना PV वर्सेस P प्लॉट प्लॉट किया, मतलब ग्राफ। ठीक है, PV वर्सेस P मतलब PV वर्सेस P का ग्राफ इसने प्लॉट किया। तो इसने क्या देखा कि ये हमारे पास है आइडियल गैस की इक्वेशन। अगर PV वर्सेस P करते हैं तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है आइडियल गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडियल। लेकिन जब हमने दूसरी गैसेस के लिए जैसे एक्चुअल में जो ग्राफ प्लॉट किए, तो हाइड्रोजन का ये था, हीलियम का ये था, CO का इस तरह से ग्राफ आया और CH4 का इस तरह से ग्राफ आया। तो ये जो ग्राफ आया ना ये रियल गैस के थे, मतलब इस डायरेक्शन से क्या रहे, डाइवेट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो जो स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ है डायरेक्ट H2 है, HE है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, तो इट मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव डाइवेशन है, मतलब ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। जो नीचे आके ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ है ना, नीचे आ रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव में आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डाइवेशन। ठीक है, तो सिर्फ दो ही ऐसे गैसेस थे, हाइड्रोजन और हीलियम, जो पॉजिटिव डाइवेशन शो कर रही थी, बाकी सब क्या करेंगे, नेगेटिव डाइवेशन शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इट कैन सीन इजली डेट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये ग्राफ किस पे है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे है, PV वर्सेज P प्लॉट द रियल गैसेज इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। जो रियल गैसेज का ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया है। ठीक है, टू टाइप ऑफ कर्व, दो तरह के कर्व दिखाई दिया हमें, कौन से, एक तो पॉजिटिव जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हमारा PV कर्व, इन द कर्व फॉर हाइड्रोजन हीलियम एज द प्रेशर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ PV ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे P की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डाइवेशन। ठीक है, दूसरा टाइप का कर्व कैसे है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फर्स्ट हो रही है वैल्यू कम हो रही है, उसके बाद बढ़ रही है, तो ये है सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आती है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो जब हम आइडियल की स्टडी करते हैं तो आइडियल का ग्राफ आता है हमारा ये। ठीक है, रियल, लेकिन जब रियल गैसेस का पढ़ा तो रियल गैसेस का ग्राफ आया हमारे पास ये। ठीक है, अब इसमें इसने क्या ऑब्जर्वेशन की कि बेसिकली इसमें क्या हुआ था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, डेट एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर वॉल्यूम इज मोर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो जो वॉल्यूम हमने मेज़र किया एक्चुअल में आना तो चाहिए था, कितना वॉल्यूम, इतना आना चाहिए था यहाँ पे। मान लो यहाँ वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन आया हमारा कितना, इतना आया वो, इट मीन्स हमारा वॉल्यूम 3 आया। ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर द मेजर वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। ठीक है, और लो प्रेशर के ऊपर अगर हम लो प्रेशर पे बात करेंगे, नीचे वाले प्रेशर पे, द मेजर्ड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोच ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे जब हम लो प्रेशर पे बात करेंगे नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था, डेविएशन था। ठीक है, ये डेविएशन क्यों आया, वाई डू गैस डाइवेट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, फिर ये क्वेश्चन आए माइंड में कि क्यों डाइवेट कर रहे हैं। ठीक है, वट आर द कंडीशन अंडर विच गैसेज डाइवेट फ्रॉम आइडियलिटी, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें गैसेज क्या हो रही है, आइडियलिटी से डाइवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एजम्पशन क्या थी हमारी, वो थी कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो ये थी। ठीक है, और सेकंड क्या थी कि वॉल्यूम ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, उनका वॉल्यूम क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बट एक्चुअल में जो रियल गैस में क्या होता है, रियल गैस में क्या होता है, जब पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ना, वो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे तो कोई भी गैस लिक्विफाई होगी नहीं, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही गैस लिक्विफाई होती है, तो इट मीन्स क्या है, रिसेप्शन क्या है, गलत है, इसलिए वो डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपेरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब क्या है वॉल्यूम, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो गैसेस का वॉल्यूम होता है जब उनको कंप्रेस करते हैं वो तो लिक्विफाई भी होते हैं, लिक्विफाई होता है तो कुछ वॉल्यूम कंसिडर होता है ना, लेकिन इसमें क्या था कि वॉल्यूम क्या है गैस का, पार्टिकल्स का नेग्लिजिबल है, तो ये भी हमारा गलत असम्पशन है। ठीक है, तो इसलिए अगर फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, वी नो डेट गैसेज डू लिक्विफाई व्हेन कूल्ड एंड कंप्रेस, ऑल्सो लिक्विड फॉर्म में वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस। This means that force of repulsion are powerful enough and prevents quenching of molecules in tiny molecules. इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि इसने बताया कि जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, बट उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है ना, लिक्विफिकेशन करना मुश्किल होता है। तो इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ही उसके अंदर, देखो किसी भी गैस को जब हम प्रेशराइज करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन सब कोई गैस अलग अलग प्रेशर पे आती है ना, सबका अलग अलग प्रेशर होता है।
वेरी करता है। तो इट मीन्स क्या है कि सेम प्रेशर पे वो क्यों नहीं आती, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो भी वेरी करता है, और एक दूसरे पे वो क्या करते हैं, रिपेल्शन भी लगाते हैं ना, क्योंकि जब वो कंटेनर से टकराते हैं ऐसे ऐसे पार्टिकल तो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, तो वो भी वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसलिए रियल गैसेस आइडियल गैस से डाइवर्ट होती है। तो जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो ये सिंपल है हमारे पास, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारे पास हुआ। अच्छा, अब ये देखो प्रेशर जब हम बात करते हैं ये यहाँ देखते हैं हम एक बार, रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये मैंने बता दिया। एट हाई प्रेशर, जब हम प्रेशर की जब बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के पास होंगे। मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्टार्ट ऑपरेटिंग एट हायर प्रेशर, मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर विद फुल इम्पैक्ट बिकॉज दीज आर ड्रैग बैक बाय अदर मॉलिक्यूल ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें उसने वही बताया है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, ये कोई कंटेनर है, यहाँ गैसेस के पार्टिकल हैं, जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात करते हैं तो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे ना वो कंटेनर से ज़्यादा स्ट्रांगली कंटेनर को पुश नहीं करेंगे, मतलब जो स्ट्राइकिंग रेट है ना वो कम होगा कंटेनर से, क्योंकि अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ना वो एक दूसरे में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगा रहे होंगे। ठीक है, दिस अफेक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, thus the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas। लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या है, अगर कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो वो कर रहा है, अच्छा जितना भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन रियल गैस में क्या होगा, वो प्रेशर एक्सर्टेड कम हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे जो उनको पुल बैक करेंगे। ठीक है, तो जो आइडियल का प्रेशर होगा वो क्या होगा, रियल गैस का प्रेशर प्लस में ए एन स्क्वेयर बाय में वी स्क्वेयर। ये कहाँ से आया, देखो अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मान लो ए मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है, जो कि जो इसमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो जब हम कंसनट्रेशन निकालेंगे इसकी, ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स की, तो हम कैसे निकालेंगे, कंसनट्रेशन क्या होता है, एन बाई वी होता है। ठीक है, इस तरह के हमने दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर लिए, एक मॉलिक्यूल एक है, एक मिनट में बताती हूँ, इसमें कोई गैसेज हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल हमारे ए टाइप के हैं, कुछ बी टाइप के हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी कंसनट्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगी एन बाई वी, ये ए के लिए, ठीक है, और सेकंड के लिए भी एन बाई वी बी के लिए। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर। और ये ए कहाँ से आया, ए आया प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, मान लो ये प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे ए। ठीक है, तो ये ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, ये हमारी करेक्शन टर्म हो गई, जो हमने प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, एक्स्ट्रा जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, आइडियल में क्या है, ज़्यादा प्रेशर है ना, लेकिन रियल में क्या प्रेशर कम है। कम क्यों है, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, मान लो किसी कमरे के अंदर, ठीक है, मान लो किसी कमरे के अंदर 5-6 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, ठीक है, उनका आपस में कोई मतलब नहीं है किसी को, ठीक है, सब एक दूसरे से अननोन है, तो सब क्या करेंगे, अगर कोई सब क्या दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं कि दीवार को ओपन करें, हम खोलें और हमें भागना है। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे ही कमरे के अंदर 7-8 लोग हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से ही बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ भी वो करेंगे और फिर दीवार पे फोर्स लगाएंगे, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दीवार पे वो कम लगेगा ना, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सेम केस इसमें रियल में और आइडियल में है। ठीक है, तो जो आइडियल का केस है वो क्या है, पार्टिकल एक दूसरे में इंट्रैक्शन नहीं है उन पार्टिकल्स की, वो डायरेक्टली वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, बट जो रियल के केस में है उनमें इंट्रैक्शन को हमने काउंट किया है, सो जो वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जो स्ट्राइकिंग रेट है उनका कम है। सो पी आइडियल इज इक्वल्स टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वेयर बाई में वी स्क्वेयर, जिसके करेक्शन टर्म आ गए। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, repulsive force also becomes significant. Repulsive interaction are short range interaction and are significant when molecules are almost in contact. This is the situation at high pressure. The repulsive forces cause the molecule to behave as small but impenetrable sphere. The volume occupied by the molecule also becomes significant. Second case में क्या है, एक ये तो था प्रेशर के केस में कि ये वाला फर्स्ट टर्म कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरह से हमने कंसिडर कर लिया कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है जिसकी वजह से प्रेशर कम एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई करेक्शन टर्म। बट जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के केस में क्या है, सेम वॉल्यूम के केस में है कि जो रियल गैसेस के पार्टिकल है ना वो रिजिड पार्टिकल होते हैं। ठीक है, वो रिजिड पार्टिकल होंगे तो वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, बट आइडियल के केस में क्या बोला था, आइडियल के केस में बोला था कि वॉल्यूम को क्या मानते हैं हम, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है,
तो इसके अंदर हमारा क्या है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम वी दीज आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू वॉल्यूम वी माइनस एन बी। वी माइनस एन बी कैसे आया, वेयर एन बी इज अप्रोक्सीमेटली द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो क्या है, एन बी। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वी माइनस एन बी। जो यहाँ पे जो बचेगा वॉल्यूम वो यही तो आएगा ना, वी माइनस एन बी, तो वी माइनस एन बी हो जाएगा। तो ये इसकी करेक्शन टर्म है। ठीक है, बी क्या है इसमें, कॉन्स्टेंट है। तो ये दोनों, ये प्लस पी प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, ये करेक्शन टर्म ऐड हो जाएगी प्रेशर में, ये हो जाएगी वॉल्यूम में, इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इस इक्वेशन को हम एक्चुअल में बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। ठीक है, या फिर वंडरवाल इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स एन जहाँ भी है, कॉन्स्टेंट ए एंड बी आर कॉल्ड वंडरवाल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। वैल्यू ऑफ ए मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये पेपर में पूछा जाता है कि ए क्या बताता है, ए क्या बताता है इसमें हमारे पास, ये ए बताता है हमारे पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, है ना, जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है। और जो बी है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, विद इन द गैस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट वेरी लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिकम सिग्निफिकेंट। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा आपस में, एज द मोलिकुलर ट्रेवल विद वेरी लो एवरेज स्पीड, दिस कैन बी कैप्चर्ड बाय वन अनदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये छोड़ो। इसके बाद क्या था, डेविएशन को वो करने के लिए द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से भी हम मेजर करते हैं। हमें पता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। ठीक है, उसके बाद एन आर टी को यहाँ ले आओ नीचे, पी वी के नीचे, उसको हम जेड के इक्वल लिख दिया, तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये क्या बताता है, डेविएशन बताता है आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, कि कितना डेविएशन है। अगर जेड इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये होता है आइडियल गैस के लिए। जेड इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, अगर ये 1 है हमारे पास तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन आर टी आ जाएगा। ठीक है, ये ओल्ड टेम्परेचर के ऊपर है। ओके, एंड प्रेशर बिकॉज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर जेड इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इट मीन्स क्या है, वो क्या है, मतलब डाइवर्ट हो रही है, या फिर लेस देन 1 है। अगर इज इक्वल्स टू 1 है तो मतलब आइडियल गैस है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है तो इट मीन्स रियल गैस है, मतलब वो डाइवर्ट हो रही है अपने पास से। ठीक है, सो एट वेरी लो प्रेशर, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, वो बाद में प्रूफ भी हो जाएगा। जो कोई भी गैस है वो बिहेव करेगी एट लो प्रेशर एल पी एच टी कंडीशन पे, आइडियल की तरह। इसका मतलब क्या है, एल मतलब लो, पी का मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एच मतलब हाई, टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर लो होना चाहिए। तो वो कैसे बिहेव करेगी, वो बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह। ठीक है, दस गैसेज शो आइडियल बिहेवियर व्हेन द वॉल्यूम occupied is so large so that the volume of the molecule can be neglected in comparison to it। ठीक है, छोड़ो। अब ये देखो, ये हमने ग्राफ बनाया जेड इज इक्वल्स टू प्रेशर के बीच में, जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में। तो ये क्या हमारे आइडियल गैस की वो है, और बाकी सब ये क्या है, देखो H2 का हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, इससे ऊपर ही आएगा, बाकी सबका क्या है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो इस तरह से ये शो कर रहे हैं। तो द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबे आइडियल लॉज ओवर एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर कौन सा होता है, जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अच्छा, और एक जेड का फॉर्मूला क्या होता है, वी रियल बाय में वी आइडियल। यहाँ क्या आएगा, रियल का वॉल्यूम, रियल का वॉल्यूम गिवन होगा या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होगा, आइडियल का वॉल्यूम हम निकालेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो इससे भी हम क्या निकालेंगे, जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले दे रखे हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का क्या मतलब है कि गैस को हमें क्या करना है, लिक्विफाई करना है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विफाई होती है उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर से अबव वो गैस ही रहती है, बट उस टेम्परेचर के ऊपर वो पहली बार लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो हम उसे बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और उस टाइम पे उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को हम कंसिडर करेंगे उस टेम्परेचर के ऊपर, तो वो लगेगा क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आइसोथर्म है, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर। आइसोथर्म मतलब जो प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, मतलब एक पर्टिकुलर उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर टेम्परेचर क्या है, सेम है, अदरवाइज अलग अलग टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये जो इसका टेम्परेचर है 30.98 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है,
30.98 डिग्रीज का टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके अबोव गैस है, बट इस टेम्परेचर पे वो क्या शो होती है, लिक्विड फॉर्म में शो होती है। ये रही 39.8 इज कॉल्ड ए क्रिटिकल टेम्परेचर। सो मतलब वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे तो कुछ है नहीं ये खास। यहाँ पे पढ़ते हैं हम वेपर प्रेशर। हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे हम, कि जब भी कोई हमारा सिंपल वेपर प्रेशर सम कॉमन लिक्विड एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन इन ए नॉर्मल, देखो इफ एन इवैक्यूएटेड कंटेनर इज पार्शियली फिल्ड विद ए लिक्विड, द पोर्शन ऑफ लिक्विड इवेपोरेट्स टू फिल द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर with vapor. Initially the liquid evaporates and pressure exerted by the vapor on the wall of the container increase. After some time it become, वो बता रखा है कि जनरली जब हम क्या करेंगे, किसी भी अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब जैसे अगर हमने उसके ऊपर कुछ कवर कर दिया तो वेपर्स क्या है दोबारा से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज होती है बिटवीन लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज, ठीक है। वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। उस स्टेज को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है, मतलब बाहर का प्रेशर और उस बॉइलिंग लिक्विड का प्रेशर सेम है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इन ओपन वेसल द लिक्विड वेपोराइज फ्रॉम द सरफेस। अगर हम ओपन वेसल से वो करेंगे, ओपन वेसल में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ऊपर से सरफेस से क्या करेंगे, वो वेपोराइज होंगे एट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। वेपोरेशन कैन अकर थ्रू आउट द बल्क। तो क्या होगा, जितना भी मतलब जो वेपोराइजेशन है वो बल्क से भी स्टार्ट हो जाएगा। जब ऊपर वाली सरफेस का वेपर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो जो हमारे बल्क का जो वेपोराइजेशन है वो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उस प्रेशर को। सो ये है यहाँ पे, ठीक है। ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर बता दिया। एक इसमें लास्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मोली, जैसे हमें किसी कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड डाल रखा है तो लिक्विड हमें ऊपर से क्या शो होएगा कि वो थोड़ा सा ऐसे स्लोप में है, मतलब अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे शो होता है ना। तो ये बता रखा है कि वाई इट इज़ देन स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी। मरकरी की ड्रॉप स्फेरिकल क्यों शो होती है, ठीक है। वाटर ड्रॉप हमें स्फेरिकल नज़र क्यों आती है। तो ये सब क्या एक फिनोमेना है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंस इक्वल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फ्रॉम ऑल द साइड। द मॉलिक्यूल देयरफॉर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी नेट फोर्स। जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके ऊपर क्या है, सब जगह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम लग रहा होता है, तो वो कोई सरफेस टेंशन वो नहीं करते, फिनोमिना फॉलो, ठीक है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल होते हैं ना, अंदर वाले पार्टिकल उन्हें अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो सरफेस हमें ऐसे शो होता है। तो उसको हम बोलते हैं ये सरफेस फिनोमिना, सरफेस टेंशन लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। If surface of the liquid is increased by pulling a molecule from the bulk, the attractive force will have to be overcome. This will require expenditure of energy. उस टाइम पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना उनको, मतलब सरफेस वो सरफेस टेंशन जो लग रही होती है सरफेस पे, उस टाइम पे जो एनर्जी हमारी एक्सपेंडिचर होती है उस एनर्जी को बोलते हैं हम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इज कॉल्ड ए सरफेस एनर्जी, ठीक है। इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, या फिर हम इसको बोल देते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, ये भी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस टू फ्लो फ्लो विच राइज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। देखो जैसे कि वाटर है और हनी है, तो वाटर जल्द ज़्यादा फ्लो करेगा, हनी कम फ्लो करेगा, क्योंकि हनी के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे पार्टिकल्स में वो ज़्यादा होते हैं, तो उसको फ्लो करने से रोकते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई में डी जेड। डी यू बाई में डी जेड होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब जो कितने कितने स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो मतलब स्पीड बाय में डिस्टेंस, तो जो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। ये साइन हटा के हम लगा देते हैं ईटा, तो एफ इज इक्वल्स टू ईटा ए डी यू बाय में डी जेड, ठीक है। तो एक ये देख लेना लैमिनर फ्लो क्या होता है, जैसे एक सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्लो द वेलोसिटी ऑफ अपर लेयर इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम द फिक्स लेयर इंक्रीज। दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच देर इज रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड ए लैमिनर फ्लो। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का फ्लो होना ही लैमिनर फ्लो कहलाता है, ठीक है।
तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा की एसआई यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड, ये इसकी जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही वो स्लो मूव करेगा, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज एज अ टेम्परेचर राइज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होंगे, मूव पार्टिकल ज़्यादा फ्लो करेंगे, तो इट मीन्स विस्कोसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सॉलिड स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।